स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के संबंध में काफी सारे प्रावधान पढ़ लिए थे और अनुच्छेद 60 तक हमने सभी अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक कंप्लीटली कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, या महाभियोग का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो प्रावधान है साथियों अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 61 में किया गया है इसका महाभियोग का वर्णन। और ये महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। या आप इम्पीचमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी के लिए जो है रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका रिमूवल, रिमूवल या होता है हटाना। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए हम केवल महाभियोग का प्रयोग करेंगे। अब राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलेगा जब जो है राष्ट्रपति क्या करेगा? संविधान का अतिक्रमण करेगा। क्या करेगा? वह संविधान से परे, संविधान के विरुद्ध जब कोई भी काम करेगा तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगा। अगला सवाल आता है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगा तो ये शक्ति किसके पास है महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की? तो आप क्या कहेंगे साथियों? सर ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। क्या संसद स्वतः ही बिना किसी सूचना के ये काम कर सकती है? तो नहीं। तो सूचना सरकार कितने दिनों की देनी होगी? तो कम से कम राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, कितनी? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। सूचना देनी होगी किसे? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को जब आप 14 दिन पहले सूचना दे देते हो, लेकिन ये सूचना कैसी होनी चाहिए? इस सूचना पर संसद के जिस सदन के द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है उस सदन के सदस्यों द्वारा, उस सदन के सदस्यों के 1/4 सदस्य अगर इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो ही ये सूचना मान्य होगी। ठीक है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित, हस्ताक्षर सहित ये सूचना होनी चाहिए जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है। अच्छा, महाभियोग कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। ठीक है, अब जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाएगा उसके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा ही इस इम्पीचमेंट के प्रपोजल को पारित होना आवश्यक है। तो 2/3 बहुमत से संसद में, संसद का मतलब साथियों दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। संसद में पारित होगा तभी यह महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होगी। क्या होगी? पूर्ण होगी। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर ये प्रक्रिया जो है ये कैसी प्रक्रिया है, तो आपको इसका प्रकार अगर आपसे पूछे कि ये किस टाइप की प्रक्रिया है तो आपको बताना है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या कहेंगे आप इसको? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये पूर्ण रूप से जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो मैं निर्वाचन का भी यही बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य, कौन से निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के जितने भी विधानमंडल है उनके निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद दोनों, और कौन से सदस्य? केवल निर्वाचित। तो संसद के भी निर्वाचित, विधानमंडल के भी निर्वाचित और
लेकिन जब रिमूवल की बात है तो एक इम्पीचमेंट की बात आएगी, महाभियोग की बात आएगी राष्ट्रपति के, तो वहां पर संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। वहां पर दिल्ली और पुडुचेरी और राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको सामान्य से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास कुछ अन्य शक्तियां भी होती हैं, उन शक्तियों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। उनमें जो सबसे पहली शक्ति होती है वह है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। कौन सी शक्ति है? राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। अब ये जो समाधान की शक्ति है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अब राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है कि वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, ठीक है। तो दूसरी जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो ये है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों से क्या ले सकता है? सलाह व सहयोग। सलाह व सहयोग, ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 74 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 74 में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति जो है बजट पेश करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, उसकी भी शक्ति राष्ट्रपति को हमारा संविधान देता है। तो हम क्या जानेंगे अगली शक्ति? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की जो शक्ति है राष्ट्रपति को वो अनुच्छेद 112 में मिलती है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112, ठीक है। आप इसके ऊपर लिखें अनुच्छेद। तो ये शक्तियां आपको जो है पता होनी चाहिए हर हाल में। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति होती है और विशेष शक्ति का नाम है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 में, ठीक है। कुछ एक अनुच्छेद आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अनुच्छेद 123 में तो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करने की शक्ति। समाधान की शक्ति 72 में है। 74 में सलाह व सहयोग की शक्ति है, ठीक है। इस प्रकार से आप अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होगी? अनुच्छेद 123 यानी 123 में। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास जो एक शक्ति और होती है वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या उनसे परामर्श भी हो सकता है। सलाह लेने की शक्ति। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेता है, कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे सलाह ले रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पूरे संविधान में कि हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पीओआई को सीजेआई से प्यार हो गया। क्या हो गया? पीओआई को सीजेआई से क्या हो गया? प्यार हो गया। तो प्यार को हम क्या लिखते हैं? 1 2
का 4 क्या लिखते हैं साथियों 1 2 का 4 यानी 1 4 3 आई लव यू तो 1 लिखते हैं शॉर्ट में 1 4 3 तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से जब राष्ट्रपति सलाह लेता है तो अनुच्छेद 143 1 4 3 काम करता है ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ आई होगी ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास और एक और विशेष शक्ति होती है वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति वीटो से आप याद रखेंगे कि ये है वार्षिक वित्तीय विवरण से पहले आएगा। एक तो है वार्षिक वित्तीय विवरण 112 एक है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति वो है अनुच्छेद क्या है अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अब सर वीटो होता क्या है देखो साथियों इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं वीईटीओ और इसका मतलब होता है मना। हिंदी और इसमें क्या होता है मना। अब बात करूं मैं वीटो के कितने टाइप होते हैं तो पूरी दुनिया में साथियों वीटो जो है वो 4 प्रकार में कितने प्रकार के 4 प्रकार के वीटो होते हैं। सबसे जो पहला वीटो है उसको बोला जाता है आज्ञानुतिक वीटो। क्या बोला जाता है आज्ञानुतिक वीटो यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना फैसला सुरक्षित रखे राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना फैसला सुरक्षित रखे राष्ट्रपति अपना फैसला अगर सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना फैसला सुरक्षित रखता है तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो या फिर आज्ञानुतिक वीटो बोला जाता है। वीटो का दूसरा प्रकार होता है विशेषित वीटो स्पेशलाइज्ड वीटो। ये विशेषित वीटो है ना ये केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को ही मिला हुआ है। भारत के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विशेषित वीटो विशेषित वीटो जो है ये यूएसए के राष्ट्रपति को तो मिला हुआ है लेकिन जो इंडिया का राष्ट्रपति है उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि विशेषित वीटो है क्या। जब कार्यपालिका कोई विधेयक लाती है तो उस विधेयक को रद्द कर उसके ऊपर राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से कोई विधेयक लेके आ जाता है या उसे खारिज कर देता है तो उसे कहा जाता है विशेषित वीटो ठीक है याद रहेगा। इसके बाद जो तीसरा वीटो आता है वो आता है सस्पेंशन वीटो यानी सस्पेंड करने वाला वीटो जिसे हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या कहते हैं निलंबनकारी वीटो। एक्चुअल में ये वीटो क्या है तो इस वीटो को आपने बहुत बार पढ़ा है पर नाम से आप इस बात जानोगे जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए बोला देता है ना वो पुनर्विचार राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए उठाता है तो ये कहलाता है निलंबनकारी वीटो उठाता है। अगर कोई विधेयक संशोधन या बिना संशोधन के वापस राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए क्या है बाध्य है। अंतिम वीटो होता है साथियों पॉकेट वीटो। क्या होता है पॉकेट वीटो या फिर इसे हिंदी में जेबी वीटो भी कहते हैं यानी किसी विधेयक को अपनी जेब में रख लेना ठीक है। पॉकेट वीटो इसे जेबी वीटो भी कहते हैं। इसका प्रयोग राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने किया था ठीक है। आज तक इसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। इसमें क्या होता है राष्ट्रपति ना अपनी सहमति देता है और ना असहमति देता है। वह इसको अपने पास से रख लेता है ना सहमति देता है और ना असहमति और वह ये विधेयक उसके पास ही पड़ा रहता है और ना वापस सदन को विचार करने के लिए देता। तो इसीलिए इसको पॉकेट वीटो के राष्ट्रपति के पास विधेयक आया उसने अपनी जेब में डाल दिया उसे इसीलिए इसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हमने पढ़ी है। माध्यम की प्रक्रिया से शुरू होकर अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर ये हो गया
उन्हें सूचना देनी होगी, उस सूचना पर एक बटा 4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए। जिस सदन में वो लाया जाता है उस सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। संसद का मतलब भी दोनों सदन है। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। फिर इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्ति होती है संविधान की शक्ति। उसमें अनुच्छेद 72 के तहत प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछे कि सदस्यों से सलाह लेता है यानी मंत्रिपरिषद से सलाह या सहयोग लेता है तो इसकी शक्ति अनुच्छेद 74 में है। 74 ए भी लिख सकते हो आप। अगर बात करें बजट की यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की तो अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है आदेश जारी करने की शक्ति, इसका प्रावधान 123 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 143 में किया गया है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति तो ये अनुच्छेद 111 में 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किसमें, अनुच्छेद 111 111 में। ठीक है। इस वीटो का मतलब क्या है, मना करना। 4 प्रकार के वीटो हैं, एक है आक्रांतिक वीटो, वीटो और फैसला जो सुरक्षित रखता है। दूसरा है विशेष वीटो जो कि हिंसा के संदर्भ में है, कार्यपालिका विधेयक को रोक कर जब राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से कोई विधेयक पारित करता है तब ये विशेष वीटो कहलाता है। निलंबनकारी वीटो यानी पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देना। ठीक है, तो ये कहलाता है निलंबनकारी वीटो। फिर आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में ना अपनी सहमति ले ना असहमति दर्ज कराए, वह विधेयक को अपने पास ही सुरक्षित रखे रहे और एक निश्चित टाइम के लिए वो उसके पास पड़ा रहता है, फिर वो विधेयक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो ये कहलाता है पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जैन सिंह ने, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह। अब राष्ट्रपति की एक सूची होती है, भारत के राष्ट्रपति की एक सूची होती है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। इस सूची में आपके सामने ये लिख के रखा है, ये ऐसी एक लिस्ट बना लो। अब इस लिस्ट को आपको याद नहीं करना और याद कर भी नहीं पाओगे, तो करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको कि जैसे अनुच्छेद 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पुरंदर राजेंद्र प्रसाद, तो पहले कौन है, राजेंद्र प्रसाद। पहले शिक्षक कौन है, एस राधाकृष्णन। पहले मुस्लिम कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी के समय कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। और उसके बाद बने नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये बनाए गए थे इंदिरा गांधी द्वारा 1977 में। यही वो टाइम है 1969 और 1974 के बाद में 73 में ही एन संजीव रेड्डी का चुनाव हुआ था। तो 3 साल के बाद ये हो गया था। इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, तो एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल में पूरा नहीं किया। इसके बाद ज्ञानी जैन सिंह, जिन्होंने अभी मैंने बताया जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसके बाद 87 में आर वेंकटरमण बने, 92 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर 1997 में के आर नारायण, जो कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये दलित हैं, ये सारी बातें मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास एक सामान्य सी लिस्ट है। ठीक है। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। इसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है। इसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी बने और 2017 में दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने। ठीक है, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया और उसके बाद देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो बनी 2022 में। उनका कार्यकाल भी चल रहा है, 27 तक उनका कार्यकाल चलेगा। तो इसी के तहत साथियों में जो राष्ट्रपति टॉपिक ना वो पूरा कर गया। इसकी लिस्ट को आप एक बार देख लेना और जितने भी राष्ट्रपति उनके संबंध में कोई विशेष बात है वो भी आप लिख लेना। ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों उपराष्ट्रपति, क्या पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति प्लस प्राइम मिनिस्टर। क्या पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो अगली कुछ क्लासों में इस टॉपिक को खत्म करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर पढ़ लें। इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका के बाद में सीधे हम आयोग पढ़ेंगे। आयोग के बाद में एक क्लास भी नहीं होगी, 15 मिनट का एक सेशन होगा, वो होगा आपातकालीन शक्तियों के बारे में। और एक दिन में छोटा सा आधे घंटे का सेशन रख लूँगा जिसमें कुछ भी छूटा हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, जैसे संविधान संशोधन कौन से जरूरी पढ़ने चाहिए, वो सारी की पीपीटी बना के मैं अच्छे से आधे घंटे में कवर कर लूँगा। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं फिर बता दूं मेरी एक ही कोशिश है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें बताई जाए। और ये उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जहाँ पर क्या होता है कि केवल इतना लिख दिया जाता है कि भारत की राज व्यवस्था, और वहाँ आप क्या पढ़ के जाओगे, आपको सिलेबस तो कोई डिस्क्राइब किया हुआ नहीं। ऐसे
एग्जाम जहाँ पर 2 से 3 सवाल आने हैं, उसके लिए आप 500 पेज की किताब एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ोगे नहीं, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, कम 30-40 पेज बनेंगे नोट्स और उनको आप पढ़ के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो यही है कंप्लीट क्रेश कोर्स और बहुत जल्द ये पूरा होने वाला है, तो आई होप आप इससे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।